Good morning, everyone. Am I audible to everyone? Can you hear me? Yes, sir. Okay, Prachi. So who is there? Let me write down the names first. Prachi, Naina, Bhanu, Aditya. Okay, so yesterday you people have given the MCQ, I hope. एंड मैनी पीपल अपियर दिस टाइम. ऐसा था कि काफी सारे बच्चों ने अपियर किया जो कि पिछली बार अपियर नहीं कर पाए थे या नहीं कर रहे थे. दिस टाइम आई हैव सीन दैट many of you have attempted, but again response was not that good. बट हाँ, फिर भी काफी अच्छा अटेम्प्ट था. पिछली बार के कंपैरिजन में जो मार्क्स आए वो आपको पता ही चल गए होंगे. आई होप आदित्य, भानु, कोमल, नैना, आई होप आपको अपने अपने मार्क्स को आइडिया होगा कल का टेस्ट देने के बाद, और नॉट? हाँ जी सर. Yes, sir. तो हाउ वाज द टेस्ट? सही था सर. मतलब कितना टफ है, कितना इजी, ये बताइए. चलिए एक आपका पर्सपेक्टिव भी जान लें. सर 50% था, टफ भी था सर. ओके, 50% टफ था. हाँ जी. यार देखो, मुझे ऐसा लगता है कि टेस्ट वाज नॉट दैट टफ. देखो, अभी YMCA के अंदर जब एग्जाम का क्वेश्चन बाहर से आएगा, ठीक है, क्वेश्चन कोई भी क्रिएट कर सकता है, तो वी पीपल शुड बी रेडी. हालांकि पेपर के अंदर इस तरीके से पेपर डिजाइन किया था कि उसमें 40% मार्क्स क्वेश्चन इजी होते हैं और 60% जो है वो मीडियम या टफ होते हैं. ठीक है, 60 में भी होता है 30%, 50% मीडियम होते हैं, 50% टफ होते हैं. सो अगर आप पास कर जाओ तो हमें भी वो स्टैंडर्ड शुरू से लेके चलना पड़ेगा. अगर हम स्टैंडर्ड से लेके नहीं चलेंगे तो दिक्कत हो जाएगी. ठीक है, अब देखो थोड़ा सा रिवीजन आज कर लेते हैं आज की क्लास में. कल जो हमने एक आपके सामने एक MCQ था, तो व्हाट वर द क्वेश्चंस, व्हाट इज द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अल्टीमेटली, है ना. देखिए टोटल 18 बच्चों ने अपियर किया था. ठीक है, टेस्ट जो था. अब पहला क्वेश्चन आपका था, द ओरिजिन ऑफ इंफॉर्मेशन सोसाइटी लाइज ड्यू टू व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर. जो इंफॉर्मेशन सोसाइटी का ओरिजिन है, ओरिजिन मतलब जो शुरुआत हुई, जिसकी वजह से उसका एस्टेब्लिशमेंट है, या उसकी जो सोसाइटी के अंदर नीड है, उसका बेस क्या था, क्या रीजन था कि उसको लाया गया. तो देयर वर 4 ऑप्शंस इन फ्रंट ऑफ यू, लाइक इकोनॉमिक डेवलपमेंट वाज देयर, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट वाज देयर, फाइनेंशियल डेवलपमेंट वाज देयर एंड मॉरल डेवलपमेंट वाज देयर. ठीक है, अब देखिए इसके अंदर जो रिस्पॉन्स दिया वो हमें 12 स्टूडेंट्स ने जो है करेक्ट आंसर दिया आउट ऑफ 18, यानी 67% बच्चों ने ठीक जवाब दिया अल्टीमेटली, है ना. अब देखिए हमारे पास 4 ऑप्शन थे. इकोनॉमिक डेवलपमेंट, देखिए कि इंफॉर्मेशन का नॉलेज से बहुत जबरदस्त लेना देना है. ठीक है, इंफॉर्मेशन और नॉलेज कह लीजिए कि एक दूसरे से क्रिएट होते हैं. अगर नॉलेज नहीं तो आप इंफॉर्मेशन नहीं दे सकते किसी को, और इंफॉर्मेशन का बेस नॉलेज से निकल के आता है. और जो भी सोसाइटी के अंदर सोसाइटिकल डेवलपमेंट्स हैं, ठीक है, जैसे सपोज करो एक बहुत छोटा सा एग्जांपल लेते हैं कि आप अपने एरिया के अंदर किसी किस्म का कोई प्रोग्राम करना चाहते हैं जिसके लिए आपको कोई फाइनेंशियल हेल्प चाहिए, लेकिन आप सोसाइटी के सारे लोगों को नहीं जानते. सोसाइटी के सारे लोग सपोज करो आपके ऑनलाइन सोशल मीडिया पे हैं, तो आपने एक पेज बनाया, उनमें सबको ऐड किया और आपने वहां पे अपने प्रोग्राम का ऑब्जेक्टिव लिखा कि भाई देखो ये मेरा प्रोग्राम का ऑब्जेक्टिव है और हम ये करना चाहते हैं, इसमें प्लीज आप कोऑपरेट करें अल्टीमेटली. अगर आप ये चीजें पुटअप करते हैं तो ऑफ कोर्स पीपल विल बी एडेड देयर. लोग वहां पे ऐड होंगे और ऐड होके आपकी हेल्प कर सकते हैं. अब आपको सोसाइटी का पेज बनाना आता था, नॉलेज आपको आती, तभी तो आपका वो पेज बन पाया. हो सकता है उसके बाद आपका ऑब्जेक्टिव पूरा हो जाए जो कि आप करना चाह रहे हो, प्रोग्राम करना चाह रहे हो. तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट जितने भी होते हैं, इकोनॉमिक से मतलब कंट्री लेवल पे, सोसाइटी लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, स्टेट लेवल पे, जो भी डेवलपमेंट है, इकोनॉमिकल मतलब जो सोसाइटी के बेनिफिट के लिए हो रहे हैं, वो सारे के सारे जो हैं कहीं ना कहीं नॉलेज से गेन होते हैं. तो इन्फॉर्मेशन सोसाइटी का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होता है. इनफैक्ट आप इस बात को देखिए, जैसे कि मैं बताऊं आपको, ट्विटर पे दिल्ली के चीफ मिनिस्टर का एग्जांपल लेते हैं. अरविंद केजरीवाल की गवर्नमेंट जब इस बार दोबारा आई तो उन्होंने बोला कि भाई आप हमें बताइए दिल्ली को और बेहतर कैसे बनाया जाए, कौन कौन सी फैसिलिटीज लाई जाए जिसके चलते क्या कहते हैं दिल्ली को और बेटर बनाया जा सकता है. तो लोगों ने बोला कि हमें बहुत प्रॉब्लम होती है ये ट्रैक करने में कि बस कब आएगी, या बस कई बार डिले से चलती है, या कई बार
नहीं आ पाती है, या बस की सर्विस पॉज कर दी गई है, अब हमें पता ही नहीं चलता, हम वहाँ वेट कर रहे होते हैं, क्योंकि सोसाइटी के अंदर जो का लोग उसे इस्तेमाल करते हैं, मेट्रो वाले मेट्रो से जाते हैं, बस वाले बस से जाते हैं, कैब वाले कैब से जाते हैं। तो ही सेड ओके, तो उसने ट्विटर का इस्तेमाल किया इस चीज को कहने के लिए। उन्होंने बोला ट्विटर पे आप मुझे अपना आइडिया दीजिए, ब्रो बहुत ही ब्रीफ मोड में आप मुझे आइडिया दीजिए ताकि हम उसे इम्प्लीमेंट कर सके। तो लोगों ने जो घर घर राशन पहुंचाने वाली पॉलिसी है उसके बारे में लिखा, जो मैं आपको भी बता रहा हूँ ट्रांसपोर्ट को बेटर बनाने के बारे में लिखा, जहाँ फ्लाईओवर की नीड है वहाँ फ्लाईओवर के बारे में लिखा। तो उसने उन सारी चीजों को एनालाइज करके जो टॉप प्रायोरिटी की रिक्वायरमेंट थी उन पे काम करना शुरू किया। तो देखिए इकोनॉमिक डेवलपमेंट सोसाइटी, अभी मैं आपको बहुत अच्छा एग्जांपल दे रहा हूँ कैसे इंफॉर्मेशन सोसाइटी से इकोनॉमिक डेवलपमेंट किया जा सकता है, ठीक है। दूसरा टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट, सोसाइटी बन कब पाई? सोसाइटी का बनना तय तब हुआ जब आपके पास टेक्नोलॉजी थी। अगर टेक्नोलॉजी नहीं होती तो आप उसका इस्तेमाल ही नहीं कर पाते। जैसे कि एग्जांपल ट्विटर, अगर ट्विटर जैसा एक माइक्रो ब्लॉगिंग साइट अवेलेबल ना हो तो लोग अपने व्यूज कहाँ शेयर करेंगे, किसको शेयर करेंगे, किसको बताएंगे अल्टीमेटली? तो व्यूज शेयर करने के लिए एक प्लेटफॉर्म का होना जरूरी था। ट्विटर और फेसबुक के चलने का जो कि आज तक वो शट डाउन नहीं हुई वो वेबसाइट्स, उनके चलने का यही इकलौता रीजन है कि कंपनी लगातार इस चीज पे काम कर रही है कि कैसे लोगों को जोड़ा जाए और अपनी बात को शेयर किया जाए। ये उनका बेस है, तभी तो लोग उसके ऊपर है, नहीं तो क्यों होते। अभी आप देखिए ट्विटर ने एक नया शुरू किया है, फीचर शुरू किया है जिसके अंदर एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की जा सकती है, लोगों को उसके अंदर ऐड किया जा सकता है और एक स्पीकर लाइव होता है और बाकी लोग उसे सुन रहे होते हैं, ठीक है। तो उसने उसको विंडो का नाम दिया, आई थिंक, मैं भी अभी भूल गया, आई एम नॉट रियली कंसर्न के व्हाट द नेम हैज गिवन। ट्विटर न्यू फीचर्स में देखो एक दफा, आई थिंक नाम मैं एक दफा भूल रहा हूँ, आई एम नॉट रियली कंसर्न अबाउट इट। वेव बोलते हैं आई थिंक इसको, हाँ वेव, ठीक है। कम्युनिटीज के अंदर वेव का फीचर बोलते हैं इसको। तो दे पीपल हैव जस्ट स्टार्टेड अबाउट गेटिंग द वेव्स। वेव में क्या होता है, एक पर्टिकुलर बंदा जो है ट्वीट करता है और एक कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज करता है, इसके बेहाफ पे बंदे सब फॉलो करते हैं, ठीक है। तो देखिए हमारे पास दो सही ऑप्शन थे पहले क्वेश्चन के। फर्स्ट वन वाज इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड सेकंड वन वाज टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट। इसमें कोई डाउट है किस क्वेश्चन के अंदर, प्लीज बताइए। हाँ भाई, एनीवन? ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 वाज कंप्लीटेड विद दिस पार्ट। फाइनेंशियल डेवलपमेंट के लिए इंफॉर्मेशन सोसाइटी नहीं बनाई जाती है, ना उसका बेस था कभी वो। अब लोग फाइनेंशियल गेन करने लगे आज के टाइम पे, वो अलग बात है, बट ओरिजिन जब हुआ था तब ये फीचर अवेलेबल नहीं था। मॉरल डेवलपमेंट भी उसका कोई फैक्टर नहीं है, कोई बंदा मॉरली उसको सपोर्ट नहीं करता अल्टीमेटली, ठीक है। तो ये हमारे पास दो ऑप्शन करेक्ट है। सेकंड क्वेश्चन इज बेसिकली it was a true false, like it is proving very difficult to define and describe in quantitative terms information societies. Like can we define information societies in terms of quantitative measures कि सोसाइटी इतनी बड़ी होगी उतना अच्छा होगा? नहीं, ऐसा नहीं है। हम इंफॉर्मेशन सोसाइटीज की क्वालिटीज पे डिस्क्राइब करते हैं कि वो कितनी बेनिफिशियल है, कितनी इफेक्टिव है। अदरवाइज हम किसी और पैरामीटर पे नहीं कर सकते, हम क्वांटिटेटिव बेसिस पे नहीं कर सकते, क्वालिटेटिव बेसिस पे कर सकते हैं। दैट इज व्हाई इट इज ट्रू, ठीक है। देन नेक्स्ट वन वाज सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट सपोर्टिंग द इंफॉर्मेशन सोसाइटी, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि किस सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की अप्रोच से इंफॉर्मेशन सोसाइटी को बनाया जाता है, या उसका जो सपोर्ट है कौन से सॉफ्टवेयर के थ्रू मैप किया जाता है। तो हमारे पास दो तरीके के सॉफ्टवेयर होते हैं यूजुअली, एक हमारे पास जेनरिक सॉफ्टवेयर होते हैं, एक हमारे पास बेस्पोक सॉफ्टवेयर होते हैं। डिफरेंस क्या है दोनों में? मुझे कोई आप बताएं, हम में से कोई आइडिया बताएं क्या डिफरेंस है दोनों में? एनीवन? लाइक व्हाट इज जेनरिक सॉफ्टवेयर, व्हाट इज बेस्पोक सॉफ्टवेयर? आदित्य, भानु, बुलबुल, कोमल, नैना, एनीवन? प्रीतम, प्राची? एनीवन देयर और नॉट? प्लीज आंसर द क्वेरीज, जो मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ उनके बारे में बताइए।
हाँ, नाम है बताइए। In case you are not audible, then write down in chat box at least. Do you have any idea about generic and bespoke softwares or not? No, sir. Okay, Puneet said no. Anyone else? Aditya is there or not? Himani, Komal, Naina. Prachi. Yes, sir. Why you are not speaking better? If you are there, at least response na. सर हमने You're not बोला तो responding. था, नो सर हमें नहीं पता। हिमानी said no. देखिए, चलिए मैं ही बता देता हूँ आपको। जेनरिक सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर होते हैं जो कि जनरल हैं, जो कि किसी पर्टिकुलर सोसाइटी या पर्टिकुलर इंडिविजुअल के लिए नहीं बनाए जाते, सबके लिए बनाए जाते हैं। ऐसे सॉफ्टवेयर को हम कहते हैं जेनरिक सॉफ्टवेयर। समझ रहे हैं? दोज आर कॉल्ड जेनरिक सॉफ्टवेयर। जैसे कि आपका ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, विंडोज, कंपाइलर हो गए, आपका एमएस ऑफिस हो गया। ऐसा तो नहीं है कि एमएस ऑफिस किसी एक पर्टिकुलर फरीदाबाद वालों के लिए बनाया जाता, दिल्ली वालों के लिए बनाया जाता, ऐसा तो नहीं है ना। चाहे वर्ल्ड के अंदर जितने भी लोग हैं सब एमएस ऑफिस का यूज करते हैं क्योंकि वो कॉमन सॉफ्टवेयर है। तो जितने भी कॉमन सॉफ्टवेयर होते हैं जिनकी कोई अलग से रिक्वायरमेंट पे नहीं बनाए जाते हैं, जो सबकी जहां पे रिक्वायरमेंट एक जैसी होती है, ऐसे सॉफ्टवेयर को हम जेनरिक सॉफ्टवेयर कह देते हैं। ऑन द अदर हैंड वी हैव बेस्पोक सॉफ्टवेयर। बेस्पोक सॉफ्टवेयर को हम कस्टमाइज सॉफ्टवेयर भी कहते हैं। वी ऑल्सो कॉल्ड them as customized software। bespoke software मतलब जहाँ पे किसी पर्टिकुलर बंदे से पूछा जाए तो आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, आपको क्या क्या फीचर्स चाहिए, कैसा वो काम करना चाहिए, कैसा दिखना चाहिए। तो आप किसी पर्टिकुलर बंदे का व्यू हासिल कर रहे हो और उसके बाद जाके वो व्यू जो है आप पुट अप करके उसको फिर डिफाइन कर रहे हो सॉफ्टवेयर को। ऐसे सॉफ्टवेयर को हम बोलते हैं बेस्पोक सॉफ्टवेयर। देखिए, इंफॉर्मेशन सोसाइटी में जो सॉफ्टवेयर होते हैं वो किसी पर्टिकुलर बंदे की डिमांड पे नहीं बनाए जाते हैं, जेनरिक होते हैं। जैसे सपोज करो हम फेसबुक लें, तो क्या फेसबुक किसी पर्टिकुलर कंट्री के लोग इस्तेमाल कर सकते हैं? नहीं, फेसबुक हर कोई बंदा इस्तेमाल कर सकता है, एवरीवन, कोई भी यूज कर सकता है ना। तो इस बेसिस का जो आंसर है वो क्या है आपका? जेनरिक सॉफ्टवेयर का आंसर है। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट सपोर्ट द इन्फॉर्मेशन सोसाइटी आर जेनरिक सॉफ्टवेयर अल्टीमेटली। ठीक है, then the next question was around like कि आपका फॉलोइंग आर द बैरियर्स रिस्पॉन्सिबल इन डिजिटल इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन। देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन समझ लीजिए कि डिजिटल इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन के ऊपर क्वेश्चन है कि जो हमारे पास इकोनॉमी पहले चला करती थी उसको हम ट्रेडिशनल इकोनॉमी कहा करते थे। ट्रेडिशनल मतलब जो आपकी चल आ रही है पहले से, जहाँ पे आप हैंड रिटन सारा काम कर रहे हैं, रजिस्टर्स के अंदर डेटा स्टोर कर रहे हैं, डॉक्यूमेंटेशन पूरा मैनुअल कर रहे हैं, दैट वाज नोन एज ट्रेडिशनल इकोनॉमी। मुझे आपको पढ़ाने की जरूरत इसलिए नहीं कि आप खुद मैनेजमेंट डिपार्टमेंट से इकोनॉमिक्स आपने पढ़ा होगा तो बहुत अच्छा आपको आइडिया होगा। बट आज के टाइम पे गवर्नमेंट चाहती है कि नहीं यार, हम लोग जो है ना ट्रेडिशनल इकोनॉमी से हट के डिजिटल इकोनॉमी पे जाएं। अब ऐसा क्यों चाहती है गवर्नमेंट? क्योंकि उसके बहुत बड़े बेनिफिट्स हैं। पहली बात तो रिकॉर्ड कीपिंग जो कि मैनुअल करना पड़ता था बहुत सारा, वो ऑटोमेटेड कंप्यूटर करता है, सिस्टम अपने आप करता है, आपका काम बचेगा। दूसरी चीज ये है कि आपका जो कॉस्ट ट्रेडिशनल इकोनॉमी को मेंटेन करने में आती है उससे कई गुना कम कॉस्ट पे डिजिटल इकोनॉमी का मेंटेनेंस हो जाता है। एग्जांपल लेते हैं, सपोज करो, आप इमेजिन करो कि आपके आसपास जो भी आप काम करते हो, जो भी चीज परचेज करते हो, पैसे से खरीदी जाती है। और पैसा आपको बचपन से आपने अपने हाथों में देखा है फिजिकल अमाउंट में, चाहे तो रुपीस की, जो आपके रुपीस के नोट्स होते हैं, नोट्स की फॉर्म में आपने देखा है ना। आपका 10 का नोट, 50 का नोट, 100 का नोट आपने देखा है, 20 है ना, 500, 1000 का पहले आया था, तो खैर 2000 का नोट आता है, ठीक है। या फिर आपने कॉइन्स की फॉर्म में देखा है, ठीक है, 1 रुपी का कॉइन, 2 रुपी का कॉइन, 5 रुपीज का कॉइन, 10 रुपीज का कॉइन, इस तरीके से आपने देखा है, ठीक है। तो ये देखिए कि ये जो आपका कॉइन को बनाने में या नोट्स को बनाने में जो कॉस्ट आ रही है बहुत ज्यादा होती है। आप देखें, जब नोटबंदी हुई थी, जीएसटी हुआ था, तो आप देखिए कि नए जो नोट्स थे उनकी प्रिंटिंग कॉस्ट कितनी थी। आप अगर एग्जैक्ट फिगर देखेंगे, ठीक है, कॉस्ट ऑफ
न्यू नोट्स प्रिंटिंग आफ्टर डिमोनेटाइजेशन 7,965 करोड़ रुपए के सिर्फ नोट छपे थे, नए नोट्स। और जो पुराने नोट गवर्नमेंट ने वापस लिए उनकी कॉस्ट भी कभी एक जमाने में काउंट होगी, वो सब जीरो हो गई अल्टीमेटली, तो वो भी ऐड कर लीजिए। तो टोटल इतना एक्सपेंडिचर बर्दाश्त करना पड़ा, देखिए आप, तब जाके आपका नए नोट्स को आप मार्केट में अप्लाई कर पाए। उसका नतीजा क्या हुआ कि जो पुराने नोट थे वो सारे मार्केट में वापस बैंक के पास आ गए। तो जो ऑब्जेक्टिव था डीमोनेटाइजेशन करने का कि साहब ब्लैक मनी मार्केट से खत्म हो जाए, लोगों का काला रुपया वापस ना हो पाए, जलाना पड़ जाए, वो सब जीरो हो गया अल्टीमेटली। और लोगों का सारा पैसा जो ब्लैक मनी था उल्टा वो व्हाइट मनी में कन्वर्ट हो गया। ये बेनिफिट उनको हो गया, ठीक है। लेकिन आप देखिए कितना लॉस हुआ। आप सपोज कीजिए आप एक ऐसा एनवायरनमेंट सोचिए जिस एनवायरनमेंट के अंदर डिजिटल इकोनॉमी है और आपके पास कोई हाथ में फिजिकल कैश नहीं है, ना नोट है ना कॉइन है, और ना ही इनको प्रिंट करने की कॉस्ट आपको बर्दाश्त करनी पड़ेगी। देखिए नोट भी एक टाइम के बाद ना खराब हो जाता है, गल जाता है, फट जाता है, कहीं से कट जाता है, तो आप उसको वापस करते हैं, फिर उसके बदले में नया नोट छापा जाता है। ये कंटिन्यूअस कॉस्ट है, ये चलता रहता है मामला, समझ रहे हैं? दिस कीप्स ऑन गोइंग ऑन फॉर एवर अल्टीमेटली, ये कंटिन्यूअस एक्टिविटी है ना। तो अगर आप सिर्फ डिजिटल इकोनॉमी पे चलें, आप सिर्फ और सिर्फ गूगल पे से, पेटीएम से, इन्हीं चीजों से अगर क्या कहते हैं आप पेमेंट करना शुरू करेंगे और आप क्या कहते हैं कभी भी फिजिकल मनी, हार्ड मनी का यूज ही ना करें, तो मुझे लगता है कि कभी नीड ही नहीं पड़ेगी, कभी भी नीड नहीं पड़ेगी। किस चीज की नीड नहीं पड़ेगी आपको? आपको कभी भी नोट प्रिंट करने की कॉस्ट की नीड नहीं पड़ेगी। दूसरी बात क्या है कि उससे हमारा बहुत बेनिफिट होगा, ठीक है। तो ये है डिजिटल इकोनॉमी में। अब इसका क्वेश्चन है कि ट्रेडिशनल इकोनॉमी से डिजिटल इकोनॉमी में जो ट्रांसफॉर्मेशन होना है, कन्वर्जन होना है, उसमें कौन कौन सी चीजें जो है वो रास्ते में रुकावट बन रही है, बैरियर बन रही है, कौन कौन से फैक्टर है? तो हमारे पास 4 ऑप्शन थे: एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल, प्रोसेस डेवलपमेंट, स्ट्रेटेजिक व्यू ऑफ हाउ टेक्नोलॉजी शुड ऐड वैल्यू टू बिजनेस, और डेटा प्रोवाइडर। वन बाय वन समझिए। एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल, नहीं ऐसा नहीं है कि लोग जो है वो चाहते नहीं है ऑनलाइन आना। भाई मुझे जब मुझे फर्स्ट टाइम ऑनलाइन पेमेंट का ऑप्शन नजर आया तो आई थॉट इट्स वेरी इजी। इससे पहले आप बैंक जाओ, ऑटो पकड़ के, बाइक से जैसे भी जा रहे हो, फिर वहां पे जाके स्लिप लो, वो स्लिप, आधे लोगों को तो स्लिप भी भरनी नहीं आती है, पता नहीं कैसा फॉर्मेट होता है, वो गलत भर दिया, फिर इतनी लंबी लाइन में लगो, तब आप पैसे निकालो। और यही प्रोसेस आपको पैसे डिपॉजिट करने का भी करना पड़ता था, तो कितनी ज्यादा सरदर्दी थी। अभी आप जहाँ घर में बैठे हो पंखे के नीचे एसी के अंदर, मोबाइल निकाला आपने, फटाफट अकाउंट नंबर डाला और आपने पे कर दिया, विद इन अ स्पैन ऑफ 10 सेकंड्स आपकी पेमेंट हो गई। तो इतनी बड़ी सरदर्दी से ये इतना छोटा सा काम अगर बेनिफिशियल मुझे मिल रहा है तो मैं क्यों नहीं इसको यूज करूंगा, ठीक है। तो ये वाला फैक्टर नहीं है, बैरियर नहीं है, लोग चाहते हैं डिजिटल इकोनॉमी को यूज करना, समझे। दूसरा ऑप्शन है प्रोसेस डेवलपमेंट। प्रोसेस डेवलपमेंट का मतलब क्या है कि जिस प्रोसेस से आपका डिजिटल इकोनॉमी को ट्रांसफॉर्म करना है ट्रेडिशनल इकोनॉमी से, वो प्रोसेस का डेवलपमेंट लोग करने को तैयार नहीं है। या कंपनीज या गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट, डिस्ट्रिक्ट लोग जो भी हैं, वो कहने सोचता है यार इसमें मेहनत लगेगी, पैसा लगेगा, अवॉइड करो, जो चल रहा है ऐसा चलने दो। कुछ लोगों की सोच भी होती है कि जो जैसा चल रहा है सब चलने दो, चेंज मत करो। तो ऐसे लोग कभी रेवोल्यूशन लेके नहीं आते, चेंज लेके नहीं आते। ये एक हर्डल है अल्टीमेटली, है ना। फिर उसके अलावा डेटा प्रोवाइडर्स, ये सब डेटा प्रोवाइड करने वाले लोग नहीं है, ऐसा भी नहीं है। डेटा प्रोवाइडर हमारे पास हैं, गवर्नमेंट के पास सब लोगों का डेटा है, बैंक अकाउंट्स का, लोगों का, ईच एंड एवरीथिंग। तो डेटा इज नॉट अ बैरियर। तीसरा ऑप्शन है स्ट्रेटेजिक व्यू ऑफ हाउ टेक्नोलॉजी शुड ऐड टू बिजनेस। अब ये लोगों को बड़ा समझाना मुश्किल होता है कि अगर आप ट्रेडिशनल इकोनॉमी से डिजिटल इकोनॉमी पे आते हैं तो कैसे आपके बिजनेस वैल्यू में इंप्रूवमेंट आएगा, कैसे आपको बेनिफिट पहुंचेगा, कैसे आपकी ट्रांजेक्शन फास्ट होंगी और आपका बिजनेस और सक्सेस करेगा, तरक्की पे जाएगा। इसका कोई व्यू बताने वाला आदमी को लोग नहीं मिलते। कंसल्टेंट यही काम करते हैं। आपने देखा होगा बहुत से लोग मार्केट में बिजनेस कंसल्टेंट्स होते हैं, है ना, या फंक्शनल कंसल्टेंट्स होते हैं। उनका काम ही यही होता है। वो कहते हैं कि साहब अगर आप हमारे यहाँ से ईआरपी परचेज करोगे और उसे अपने पूरे सिस्टम को ईआरपी पे लेके आओगे तो आपका सिस्टम इतना फास्ट हो जाएगा, आपकी ऐसे ग्रोथ हो जाएगी, आप इस तरीके से काम कर पाओगे, आपको बेनिफिट पहुंचेंगे। तब जाके लोग क्या करते हैं, उसे स्टार्ट करते हैं। आप देखिए एक आज से 5-7 साल पहले तक ये भी मुमकिन था कि हर कंपनी की वेबसाइट ही अवेलेबल हो, लेकिन अब ऐसा है कि हाँ लोगों को पता चलेगा कि यार वेबसाइट का होना जरूरी है क्योंकि इन्फॉर्मेशन पास होती है, तो लोगों ने उसे अभी भी छोटी कंपनी सारा काम मैनुअल ही करती है।
वो क्या कहते हैं सिस्टम पे नहीं काम करती हैं। तो अभी भी तो ये दो फैक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट थे, प्रोसेस डेवलपमेंट और स्ट्रेटेजिक व्यू ऑफ टेक्नोलॉजी शुड ऐड द वैल्यूज ऑफ बिजनेस। अब देखिए जो क्वेश्चन था ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन था, ऐसा नहीं कि इसके अंदर जो आंसर है वो सिर्फ एक ही आंसर था, नहीं। उसका आप देखिए अगर आप क्वेश्चन देखेंगे, अपना फॉर्म देखेंगे, मैं आपको दिखाऊं, ये आपका क्वेश्चन था देखिए। तो जहां पे आपको स्क्वायर चेकबॉक्स बने हुए नजर आते हैं, इट मींस कि यहाँ पे एक से ज्यादा ऑप्शंस हैं, आंसर है ना। जहाँ पे रेडियो बटन आता है, गोल वाला बटन आपको नजर आ रहा है, राउंड बटन, इसको हम रेडियो बटन कहते हैं। तो इसका मतलब या तो ट्रू हो सकता है या फॉल्स हो सकता है। देखिए वो ऑटोमेटिकली हट जाएगा, आप ट्रू पे लगाएंगे तो आप फॉल्स पे लगा नहीं सकते एक साथ, ठीक है। तो ये आप क्वेश्चन देख के भी समझा कीजिए। अब देखिए यहाँ पे अल्टीमेटली इस क्वेश्चन के अंदर बैरियर वाले में देखिए, है ना, इस तरीके से आपका आंसर था, ठीक है। तो आप ये भी देखिए कई जगह एक से ज्यादा आंसर होते हैं, तो आप उस चीज को एनालाइज नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तो इसको प्लीज प्रॉपरली गेन किया कीजिए। मैंने देखा ये आप लोग इसको ज्यादा सीरियस देखते नहीं है, ठीक है। अब देखिए आपका फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉलोइंग आर द इंटेंशंस ऑफ साइबर टेररिस्ट, कि भाई साइबर टेररिस्ट जितने होते हैं उनकी क्या इच्छा होता है, वो साइबर टेररिस्ट क्यों है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहली बात ये कि वहां पर 4 ऑप्शन थे, आउट ऑफ 18 15 लोगों ने इसका सही जवाब दिया, ठीक है। पहला आपका सपोर्ट पॉलिटिकल एजेंडा। हर कंट्री में टेररिज्म जो है ना, वो किसी न किसी पॉलिटिकल एजेंडा से जुड़ा होता है। आप कहीं भी देख लीजिए वर्ल्ड के अंदर, आप एग्जांपल ले लीजिए, चेचेनिया का एक कंट्री है, रशिया के अंदर वो अपने आप को आजाद कराना चाहती है, क्यों? क्योंकि वो एक इंडिपेंडेंट कंट्री बनना चाहते हैं। सेम इज विद कश्मीरीज, वो अपना अलग कंट्री बनाना चाहते हैं। आप तो यही जहां जहां टेररिज्म आपको मिलेगा, वहां पे आपको जो टेररिस्ट हैं, चाहे वो नॉर्मल टेररिस्ट हैं, साइबर टेररिस्ट हैं, वो टेररिस्ट होता है, मे बी नॉर्मल टेररिस्ट हो या फिर साइबर टेररिस्ट हो, उसका कोई ना कोई पॉलिटिकल एजेंडा होता है। दूसरा, टेररिज्म का जो बेसिक ऑब्जेक्टिव होता है वो होता है स्प्रेडिंग मास केओस। केओस का मतलब भगदड़ मचाना है या परेशानी क्रिएट करना या डर पैदा करना अल्टीमेटली। तो जाहिर सी बात है सारे साइबर टेररिस्ट का एक ही ऑब्जेक्टिव होता है, स्प्रेडिंग द मास केओस, ठीक है। तीसरा, जनरेटिंग रेवेन्यू जनरेट करना ऑब्जेक्टिव नहीं होता है, क्यों? क्योंकि वो ऑलरेडी उन्हें पहले से फंड हो रहा होता है, वो पैसा कमाने के लिए नहीं बैठे हैं, टेररिज्म इसलिए फैलाएंगे पैसा कमाएंगे। हालांकि साइबर टेररिज्म में कुछ लोगों का ऑब्जेक्टिव ये भी होता है, कुछ लोगों का, बहुत रेयर, बहुत माइनर लोगों का, कि हाँ भाई हमें पैसा कमाना। मैंने जैसे मैंने आपको सलामी अटैक वाला एग्जांपल बताया था कि हर के अकाउंट से 1 रुपए 2 रुपए निकाल लेना, वो एक ऑप्शन हो सकता है अल्टीमेटली, ठीक है। चौथा आपका डिस्टर्ब फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, ठीक है। तो अभी साइबर टेररिज्म इस चीज को बहुत फोकस करता है कि नहीं, अगर किसी कंट्री को हम साइबर टेररिज्म के अंडर में लेके आते हैं तो एक बेनिफिट क्या होगा कि उस कंट्री के सारे जो एग्जीक्यूशन है रुक जाएंगे और उनको लॉस होगा। जैसे मैंने आपको एग्जांपल बताया था एनएचएस का, नेशनल हेल्थ सर्विस यूके का, मैंने आपको एग्जांपल बताया था कि तकरीबन 15 दिन तक कोई भी सर्जरी नहीं हो पाई, सारे हॉस्पिटल्स बंद हो गए, सिर्फ और सिर्फ मैनुअल कंसल्टेंसी चल रही थी। जैसे कि आप बुखार हो गया, जुकाम हो गया, जो छोटी बहुत बीमारियां टैकल होती हैं, बाकी सारी चीजें बंद पड़ी हुई थी। क्यों? क्योंकि सारा सिस्टम तो, सारी चीजें सिस्टम पे थी, सिस्टम आपका वायरस से इंफेक्टेड है, रैंसमवेयर से इंफेक्टेड है, बंद पड़ा हुआ है, तो आप कैसे काम करेंगे? तो 15 डेज तक ना कोई सर्जरी हुई, ना कोई रेवेन्यू जनरेट हुआ, तो ऑफ कोर्स फाइनेंशियल लॉसेस हुए। तो उनका एक वो अपने एजेंडा में कामयाब हुए। जिन लोगों ने भी वानाक्राई का सॉफ्ट वायरस छोड़ा था एनएचएस के अंदर, तो उन्होंने देखा कि 15 डेज एक नेशनल लेवल पे, एक बड़ी कंट्री के अंदर, अगर जहां बाहर से लोग इलाज कराने के लिए आते हैं, वहां के लोग भी कराते हैं, अगर 15 डेज तक कोई रेवेन्यू जनरेट नहीं हो रहा, तो ये बहुत बड़ा धक्का होता है कंट्री को, बहुत बहुत बड़ा लॉस होता है, फाइनेंशियल लॉस होता है। तो उन्हें वो फाइनेंशियली स्टेबिलिटी को भी डिस्टर्ब करना चाहते हैं। तो इसके 3 ऑप्शन थे आपका, सपोर्ट पॉलिटिकल एजेंडा, स्प्रेडिंग मास केओस और डिस्टर्ब फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, ठीक है। तो इट वाज आल्सो नाइस। बाकी स्टेट ट्रू और फॉल्स में साइबर टेररिज्म नॉट पॉलिटिकली मोटिवेटेड, तो देखिए इसमें सभी लोगों ने सही जवाब दिया, किसी ने गलत दिया ही नहीं अल्टीमेटली, ठीक है। तो इट वाज फॉल्स, कैसा नहीं है, पॉलिटिकली मोटिवेटेड होता है। अगर आपने ये वाला क्वेश्चन ठीक अटेम्प्ट किया, इस ऊपर वाला, तो जाहिर सी बात है आप ये वाला क्वेश्चन भी ठीक अटेम्प्ट करेंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक है। Then thereafter you have another question like which of the following are example of cyber terror activity? So accessing someone laptop without permission, of course it's a cyber crime. आप बगैर किसी की इजाजत के उसकी पर्सनल प्रॉपर्टी को एक्सेस कर रहे हैं, it's a cyber crime. Second, sending a message on WhatsApp. No, normally you can send message on WhatsApp to anyone until unless it is hurting anyone. देखिए समझिए बात को, अगर आप किसी को अब्यूज कर रहे हैं, किसी को हर्ट कर रहे हैं, किसी से बदतमीजी से बात कर रहे हैं, तो वो एक साइबर क्राइम है।
रिमेम्बर। लेकिन आप नॉर्मल चैट कर रहे हैं अपने पेरेंट्स से, फ्रेंड सर्कल से, जानने वालों से, तो दैट इज नॉट अ साइबर क्राइम। ठीक है। सेंड फोर्जरी मेल, झूठी धोखे वाली मेल भेजना, किसी को फंसाना, तो वो एक साइबर क्राइम माना जाता है। ठीक है। पब्लिक अब्यूज ऑन सोशल मीडिया, आपने किसी आदमी को सोशल मीडिया पे बुरा भला कह दिया, गाली लिख दी, या फिर उसे बदतमीजी से बात की, वो एक साइबर क्राइम में आता है। तो ये भी 13 पीपल ने इसका सही आंसर जवाब दिया, 72% लोगों ने इसका सही आंसर जवाब, बिल्कुल सही आंसर दिया। ठीक है। तो नेक्स्ट वाज, व्हाट इज द प्राइम ऑब्जेक्टिव ऑफ हैकिंग? तो लोग हैकिंग क्यों करते हैं? हमने अभी पिछले 3-4 दिनों से हम यही पढ़ रहे हैं, हैकिंग क्या है, साइबर क्राइम क्या है, कितने टाइप की हैकिंग होती है, कैसे कैसे की जाती है ना। तो देखिए, हैकिंग करने के पीछे, अब इसमें आपका रेडियो बटन था, तो हमें सबसे ज्यादा सटीक आंसर देना था। आंसर सारे हैं, लेकिन सटीक आंसर, सबसे जो बेस्ट आंसर था वो देना था। 5 बच्चों ने सही आंसर दिया आउट ऑफ 18 ओनली। ठीक है। तो देखिए, पहला था टू अर्न द मनी। देखिए, टू अर्न मनी कुड बी ऑब्जेक्टिव हैकिंग, कुड बी। मैं मना नहीं कर रहा कि क्या कहते हैं हैकिंग का ऑब्जेक्टिव नहीं होता है, कुछ लोगों का ये भी होता है, तो इट इज ट्रू, लेकिन नॉट कंप्लीटली ट्रू। देन टू, यानी कि हर बंदा ही जो हैकर है वो पैसा कमाना चाहता है, ऐसा ट्रू नहीं है। सेकेंड, टू अर्न, टू डिटरोएट रेपुटेशन। डिटरोएट का मतलब होता है किसी की रेपुटेशन को खराब करना, छिन्न भिन्न कर देना अल्टीमेटली, है ना। डिटरोएट का मतलब परेशान करना। तो रेपुटेशन को डिस्ट्रॉय करना भी हैकिंग का एक ऑब्जेक्टिव होता है। जितने भी कंट्री लेवल पे वॉर लड़े जाते हैं साइबर क्राइम के, वो साइबर वॉर, तो वहां पे ये होता है, कभी किसी गवर्नमेंट की साइट डाउन कर दी, उस पर कोई मैसेज पोस्ट कर दिया, तो इससे क्या होता है, उस कंट्री की बदनामी होती है, बताइए भाई गवर्नमेंट की साइट थी और हैक करने के बाद जो है ये मैसेज लिखा हुआ आ रहा है, तो इट इज नॉट दैट इजी, लेकिन वो कर लिया। ठीक है। तो ये भी ट्रू है, ऐसा नहीं ट्रू नहीं है, इट इज ऑल्सो ट्रू। ठीक है, बट नॉट इन एवरी केस कि हर हैकर जो है वो रेपुटेशन डिट्रॉइट करने के लिए ही हैकिंग करता है, ऐसा 100% ट्रू नहीं है। फिर आपका टू रिकवर फाइल्स, फाइल रिकवर करने के लिए ऐसा कुछ भी नहीं है, फाइल डिस्ट्रॉय करने के लिए तो हैकिंग की जाती है, और रिकवर करने के लिए भी क्या आती है, कई बार किसी सिस्टम का डेटा आप कॉपी कर रहे हो, अपने पास रख रहे हो, थेफ्ट कहलाता है वो। ठीक है। टू इम्पैक्ट सिस्टम फंक्शनैलिटी, ये ट्रू है कि हर हैकिंग का ऑब्जेक्टिव होता है कि किसी भी सिस्टम की फंक्शनैलिटी को पहले डिसेबल कर देना, खराब कर देना, तभी तो आप उसके सिस्टम को एक्सेस कर पाओगे। तो दिस इज द मोस्ट एक्यूरेट आंसर, दिस वाज द मोस्ट एक्यूरेट आंसर अमंग ऑल दीज। सारे आंसर्स में से सबसे सही आंसर यही था। तो यही आपका ऑब्जेक्टिव भी था कि आप कौन सा सबसे बेस्ट आंसर यूज कर रहे हैं। ठीक है। तो 5 आउट ऑफ 20, मतलब 5 पीपल ने इसका सही आंसर दिया। ठीक है। देन हैकिंग विद अ कॉज इज कॉल्ड, यानी कि जब आप हैकिंग कर रहे हैं तो उसका मकसद क्या, ऑब्जेक्टिव क्या अल्टीमेटली, है ना। तो हमारे पास 4 ऑप्शन थे, लाइक ब्लैक हैट हैकिंग, एक्टिविज्म, एक्टिव हैकिंग, ब्लैक हैट हैकिंग। ठीक है। तो आई हैव रिपीटेड द ऑप्शन 2 टाइम्स यार, सॉरी मैंने ध्यान नहीं दिया। ठीक है। तो हैक्टिविज्म जो है वो एक प्रोसेस कहलाता है कि जब भी हैकिंग किसी मकसद से की जाती है जिसके चलते आपका कोई ऑब्जेक्टिव अचीव हो रहा हो, तो दैट इज कॉल्ड हैक्टिविज्म। उसको हम क्या कहते हैं, हैक्टिविज्म कहते हैं। ठीक। so that was all the answers I have defined, explained to everyone of you. Now any doubt then please let me know. किसी को कोई डाउट तो मुझे बताएं प्लीज आप, एनीवन, इन केस यू फील के साहब हमें ये वाला क्वेश्चन सही नहीं लगा, ये क्वेश्चन में ज्यादा प्रॉब्लम थी, इसको कैसे करना बताइए। एनीवन प्लीज लेट मी नो। हाँ भाई, किसी को कोई डाउट नहीं है क्या? आई डोंट थिंक सो ऐसा है। हाँ भाई, जल्दी बताइए। एनीवन प्लीज कम फॉरवर्ड एंड लेट मी नो हाउ मेनी ऑफ यू हैविंग एनी डाउट। किसी में किसी क्वेश्चन को डाउट तो बताएं। देवेश, पारस, देवेश, you are not attending the classes. What is the reason? Unmute your mic and let me know. Yes, please.
हिमानी, प्राची, प्राची, अनम्यूट योर माइक बेटा and tell me, is there any problem? Prachi, one more thing, I'm showing you your marks. Okay, Prachi is there or not? Okay, and then I'm gonna mark absent to those who are not in the class. Okay, just revise these questions again, and we'll conduct next topic in the next class tomorrow, most probably.